नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। पठान मूवी विवादों में है, कई तरह की बातें उसको लेकर के चल रही हैं, लेकिन यहाँ सिलसिलेवार ढंग से हम शुरू से अंत तक इस तह को जानने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कहता है फिल्म सर्टिफिकेशन रूल, क्या है फिल्म पठान, क्यों ये कंट्रोवर्सी हो रहा है, कहाँ से ये इमर्ज हुआ और क्या है फितरत इस फिल्म के कलाकारों की। दूसरा जो गाना है इस फिल्म का कि जो झूमे वो पठान, उसकी झलकियां जो हैं वो सामने आ गई हैं। उसमें भी दीपिका पादुकोण उतने ही कम कपड़ों में नजर आ रही हैं। विवाद भगवा रंग को लेकर हुआ या उनके कम कपड़ों को लेकर के हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसने आखिर भगवा रंग को बीच में लाया, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को देखते हैं कि जब भारत के लिए, भारतीय दर्शकों के लिए दीपिका पादुकोण फिल्म बनाती हैं जिसे भारत का हर क्लास का, हर कैटेगरी का बच्चा से लेकर के बड़े इस फिल्म को देखेंगे, तो वहाँ पे उस फिल्म में दीपिका के ड्रेसेस कैसे होते हैं वो गानों से नज़र आ रहा है। फिल्म की स्टोरी अभी रिवील नहीं की गई है, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पठान जो है शाहरुख खान वो रॉ एजेंट है, दीपिका एक पुलिस वाली है और जॉन अब्राहम इसमें विलन का रोल अदा कर रहे हैं, ड्रग्स डीलर है। शायद कुछ इसी तरह की स्टोरी है। जैसे एक स्टोरी थी वॉर जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ थे, कुछ इसी तरह की स्टोरी थी। टाइगर अभी जिंदा है, उसी पे है, वही घिसी पिटी स्टोरी है। पठान के रूप में इस पठान फिल्म के माध्यम से शाहरुख खान एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए न जाने कितने ही पैसे झोंक रहे हैं और हर उस हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। दरअसल पिछले कुछ समय से उनके काफ़ी फिल्में जो हैं वो फ्लॉप रही हैं, 0 सुपर फ्लॉप रही, उसके बाद पठान आ रहा है। अब क्योंकि माहौल उनको लगा कि ऐसा है कि भगवा रंग के माध्यम से फिल्म को सुर्खियों में लाया जा सकता है, क्योंकि वो तो खुद पिटे हुए हैं, लोग उनसे नाराज़ हैं। शाहरुख खान की पाकिस्तान परस्ती, शाहरुख खान की जाकिर नाइक परस्ती, शाहरुख खान के दुबई कनेक्शन, शाहरुख खान का कतर प्यार, ये सारी चीज़ें भारत की जनता, जागरूक जो दर्शक है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है। ऐसे में फिल्म का पिटना लगभग तय था, स्टोरी भी इतनी ही घिसी पिटी थी, तो क्यों ना गाना भी कुछ धमाल सा नहीं दिख रहा है, तो गाने के पहनावे में एक रंग को ज़बरदस्ती डाला गया और शाहरुख खान की जो इस फिल्म की जो एडवर्टाइजिंग टीम थी, जो पीआर टीम थी, उन्होंने भगवा रंग और हरे रंग को ऐसा माहौल दिया कि हर कोई उसमें इन्वॉल्व हो गया। दरअसल वो एक जाल बुन रहे थे और इस जाल में भारत के दर्शक और भगवा रंग से जिनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है वो सभी उस ट्रैप में फंस गए और भावनाओं में बहने लगे। और शाहरुख चाहते भी यही थे, वो चाहते थे कि कुछ इस तरह की चीज़ें हों ताकि फिल्म सुर्खियों में आए। फिल्म के एक एक करके गाने रिलीज हो रहे हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण जो भारतीय दर्शकों के बीच में बिल्कुल ही नंगे अवस्था में जाती हैं, वो जब कतर पहुंचती हैं तो पूरे कपड़े में नजर आती हैं। क्यों? कतर में उनकी हिम्मत नहीं हुई क्या? अब इस कतर कनेक्शन को भी समझने की कोशिश करते हैं। कतर में फीफा कप का अनावरण जो है वो दीपिका पादुकोण करती हैं और प्रमोशन के लिए शाहरुख खान और दीपिका कतर पहुंचते हैं। कतर के स्टेडियम में इंग्लैंड के फुटबॉलर जो कि विवादित फुटबॉलर हैं, उनके साथ शाहरुख खान, वेन रूनी के साथ शाहरुख खान डीडीएलजे के अंदाज में इस फिल्म का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं और वो बताते हैं कि पठान वही है, जब सारी चीज़ें बर्बाद हो जाए तो वो आता है और बचा लेता है, वही पठान है।
वो आपको हर मुसीबत से निकाल लेता है, वही पठान है। और दीपिका पादुकोण उस कप का अनावरण करते हुए फीफा कप सबके सामने लेकर आती हैं। क्यों? क्या रिश्ता है? क्या इस फीफा कप का मेजबान भारत था? नहीं। क्या अगली बार फीफा टूर्नामेंट जो है वो भारत में होना है? नहीं। क्या फीफा कप के इस टूर्नामेंट में शाहरुख या दीपिका के पैसे लगे हुए हैं? नहीं। क्या दीपिका इसकी या शाहरुख इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? नहीं। तो आखिर क्यों? समझने की कोशिश कीजिए। फीफा टूर्नामेंट शुरू होता है तो कतर पहुंचता है जाकिर नाइक, भारत का दुश्मन जाकिर नाइक, जिसको भारत मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर चुका है। वो जाकिर नाइक जो एब्सकॉन्डर है, भगोड़ा है, वो जाकिर नाइक उसको मुख्य अतिथि के तौर पे कतर बुलाता है। वो स्टेडियम में नजर आता है, भारत ऐतराज जताता है और कतर बोलता है कि ऐसी उसकी कोई मंशा नहीं थी कि वो भारत को ठेस पहुंचाए। जाकिर नाइक आया और जो मंशा थी, जो स्ट्रैटेजी थी, वो पूरा हुआ। और फिर अंत में पठान के प्रमोशन के लिए उसी स्टेडियम में शाहरुख खान और पठान की टीम पहुंचती है। वहां पे मोस्ट विवादित इंग्लैंड के फुटबॉलर वेन रोनी के साथ शाहरुख प्रमोशन करते हैं और दीपिका अनावरण करती हैं। आखिर किस हक से? क्यों कतर गवर्नमेंट पठान को लेकर के इतनी संजीदा है कि वो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को ये पूरे राइट्स दी हुई है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण जब अपनी फिल्म एसिड अटैक पे फिल्म बनी थी लक्ष्मी, उसके प्रमोशन के लिए आई थी, तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, उस समय बहुत ज़बरदस्त विवाद चल रहा था, जेएनयू पहुंची थी। और बाद में पता चला कि भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान में से उनको 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये सारे तथ्य आते हैं, कितनी सच्चाई है इसकी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन खबर ऐसी थी, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए इन सभी बातों को छोड़ भी देते हैं तो बेशरम रंग जो गाना रिलीज हुआ है उस भगवा रंग को छोड़ देते हैं, क्योंकि रंग से हम अपने भगवे को अगर उस कपड़े से तुलना करें तो कहीं ना कहीं हमारे भगवे का एक कहें कि इंसल्ट ही होगा। तो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। कपड़े किसी भी रंग के हों, लेकिन ध्वज हमेशा सर्वोपरि है और ये भगवा ध्वज भारत का मान है, ये स्वराज का सिंबल है। लेकिन इस गाने में जिस तरह के कपड़े पहने गए हैं उसको लेकर के फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड क्या कहता है, ये मैं इसलिए यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूँ बतौर एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर होने के नाते, सेंसर बोर्ड में एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर होने के नाते कुछ गाइडलाइंस हमें दिए जाते हैं। हालांकि इसकी छोटी बुकलेट मेरे पास है, लेकिन मैं वेबसाइट से पढ़ रही हूँ ताकि आपको ऑथेंटिफिकेशन हो सके। ये वेबसाइट है CBFC के साइट पे जाके गाइडलाइंस में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। और यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट बिल्कुल टू द पॉइंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन पठान की कंट्रोवर्सी में बिग बी की भी एंट्री हो चुकी है। इस बेशरम रंग में मंच जो है और भी बेशरम होता जा रहा है, जहां सोशल मीडिया को शाहरुख खान गाली दे रहे हैं और तरह तरह के एरोगेंसी के साथ अपने एक नए रूप में नजर आ रहे हैं। इस देश के दर्शकों की परवाह किए बिना, इस देश की सभ्यता, संस्कृति और समाज की परवाह किए बिना वो जिस तरह से इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं वो अंडर द क्वेश्चन है। और खासकर इस बेशरम रंग के माध्यम से, इस गाने के माध्यम से बॉलीवुड के फिल्मी दुनिया के, मुंबई की फिल्मी दुनिया के वो सारे
नकाबपोश बेशरम चेहरे जो हैं वो भी सामने आते जा रहे हैं। और इस कड़ी में बिग बी, सदी के नायक अमिताभ बच्चन का भी नाम जुड़ गया है। देखिए अमिताभ बच्चन ने क्या बोला। आपको फिल्म सेट आप जाइएगा कहीं मत, क्योंकि इस गाइडलाइंस को आपको जानना बेहद जरूरी है। क्या कहता है गाइडलाइंस, और इसका चेक एंड बैलेंस कहाँ पे होना चाहिए ये बताऊंगी आपको। गलती कहाँ हुई। इस तरह की फिल्में स्क्रीन पे आने से पहले उस पे काउंटर, उसका चेक एंड बैलेंस, उस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। सिजर क्यों नहीं, सेंसर बोर्ड की कैंची क्यों नहीं चलती है, ये सवाल है। सबसे पहले सुनते हैं अमिताभ बच्चन को, जिन्होंने इस बेशरम रंग में अपने बेशरम चेहरे के रंग को, मुखौटे को उतारते हुए उस बेशरम मंच पे बेशर्मी के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए सिविल फ्रीडम का हनन की बात उन्होंने जो की है उसको पहले सुनिए। The 1952 Cinematograph Act set out the structure of censorship as it stands today, upheld by the Film Certification Board. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. Since those early और अमिताभ बच्चन जो कि कभी शाहरुख खान के फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों की दुश्मनी बेहद परवान पे थी, शाहरुख खान जब बोलने जाते हैं तो उनके पैर छूकर जाते हैं। जब वक्त आता है तो दो दुश्मन कैसे दोस्त बन जाते हैं, ये कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इस मंच पर देखने को मिला। और शाहरुख खान आते हैं और बोलते हैं, किस पे ज्ञान देते हैं, सोशल मीडिया पे, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने गाने को इतना वायरल करके पब्लिसिटी लूट रहे हैं और मरी हुई उस पिक्चर को थोड़ा बहुत जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सोशल मीडिया को वो किस तरह से गाली दे रहे हैं, ये सुनिए। कितनी शिकायतें हैं उनको सोशल मीडिया से, इस भारत के दर्शक के, वो भी बहुसंख्यक दर्शक से, जो भगवा रंग से जिनका अटैचमेंट है, जो सभ्यता और संस्कृति के साथ स्क्रीन प्ले को देखना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीयता वो देखना चाहते हैं। इस बात से उनको नफरत है। वो फिल्मों को की आज़ादी कुछ इस हद तक चाहते हैं कि भारत के दर्शकों को नंगापन उस फिल्म के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होती हैं, लेकिन बॉलीवुड समाज को कुछ ऐसे आईने दिखाना चाहती हैं जिससे नस्लें खराब हो, एक अलग तरह का ट्रेंड चले और भारत की भारतीयता, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता रसातल में चली जाए। आप लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं। आपको भारत के बच्चों को के सामने, भारत की उन युवाओं के सामने, दर्शकों के सामने किस अवस्था में आनी चाहिए, ये आपको तय करना पड़ेगा, जिससे भारत की संप्रभुता, संस्कृति और सौहार्द, ये सारी चीज़ें बनी रहें। लेकिन इसकी परवाह बॉलीवुड नहीं करता है और उस गैंग में सदी के नायक अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। अब सुनते हैं शाहरुख खान को। वैसे ये सोशल मीडिया की शिकायतें तो हैं ही, लेकिन शाहरुख खान इतने एरोगेंट हैं कि वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। एक कार्यक्रम में जाते हैं और बोलते हैं क्योंकि हवा का दबाव बढ़ने वाला है, मौसम खराब होने वाला है। वैसे मौसम खराब होता है तो जब ये अनाउंसमेंट होता है तो कुर्सी की पेटी खोल ली जाती है, क्योंकि पैराशूट से आपको लैंडिंग करनी होती है। डायलॉग कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं किया गया था, इस पे शोध नहीं किया गया था, और यही इनकी पिक्चर में भी नज़र आता है। ये शोध नहीं करते हैं किसी के सेंटिमेंट्स, उस वातावरण, उस एटमॉस्फेयर की परवाह नहीं करते हैं शाहरुख खान। तो ये भी सुन लीजिए उनकी ये एरोगेंट डायलॉग, और किस तरह से हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं कि वो दुआई देते हुए पठान को सुपरहिट करवाने के लिए कतर पहुंच गए हैं। कतर जो कि जाकिर नाइक का हिमायती है। कतर में क्यों पहुंचे? उमरा
उमरा का वो रिलेशन जो है शाहरुख खान का, वैसे शाहरुख खान ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के काम कर रहे हैं। आपको याद होगा क्रिकेट टीम को लेकर के शाहरुख खान के उस पुराने इंटरव्यू को आपको दिखाने जा रही हूँ, जिसमें पाकिस्तान का वो समर्थन कर रहे हैं और बोल रहा है कि खेल को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, पिक्चर को संस्कृति से अलग रहना चाहिए, पिक्चरों पे सामाजिक दबाव नहीं होना चाहिए। शाहरुख खान जो बोलते हैं वही अथक सत्य है और शाहरुख खान के इन तरह के डायलॉगों को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि भविष्य का भारत कैसा होगा ये शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण कतर के साथ मिलकर जाकिर नाइक के हिमायती के साथ मिलकर तय करेंगे। Across the world, cinema and in fact the advent of articulation through social media platforms have now become the foremost expression of human experience and emotion. The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. It allows us to know each other better. In a way, it is best placed to sustain a collective counter-narrative that speaks to the larger nature of humankind. A narrative that brings to the fore humanity's immense capacity for compassion, unity, and brotherhood. Meeting the world at the world of cinema is the call of the day. Not just meeting, but also using the power of cinema as a vehicle for people of different cultures, colors, castes and religion to better understand each other. भारत में नंगापन दिखाएंगे। आप देखिए दीपिका के कपड़ों को, आपको देखिए किस तरह से, इन विजुअल्स को देखिए किस तरह से ऐसा लग रहा है कि पूरा उनका बस्ट पार्ट जो, अपर पार्ट जो है, एक तो हमारे यहाँ कपड़े पहने जाते हैं अंडरगारमेंट्स पहन के वो आई हुए हैं, वो कपड़ा नहीं है अंडरगारमेंट्स है। उस अंडरगारमेंट्स में जिसको विकनी का नाम दे दिया जाता है, उस विकनी से भी उनके मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, मतलब बॉडी पार्ट्स जो है दे आर बल्जिंग एंड कमिंग आउट फ्रॉम देयर आउटफिट। और दीपिका इसको फ्रीडम ऑफ सिविलियंस बोल रही हैं, सदी के नायक फ्रीडम ऑफ सिविलियंस बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है और क्रिएटिविटी को छूट मिलनी चाहिए, इस तरह के कुछ एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं। इस बेशरम रंग के गाने में जब जिस तरह के वो डांस कर रही हैं वो भी कितना डबल मीनिंग वाला है, कितना वल्गर लग रहा है, कितना वाहियात लग रहा है। कोई बच्चा देखे, कोई किशोरावस्था का बच्चा देखे जो कि अभी जस्ट बड़ा होना शुरू हुआ है, उसके थॉट कितने कैसे होते हैं, उनको हमको किस तरह से ढालना होता है। पिक्चर देखने जाता है तो समाज पे उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, इन सभी बातों से पड़े। दीपिका इसी तरह के कपड़े पहनकर अपने आप को प्रोग्रेसिव शो करने की कोशिश कर रही हैं। वैसे फिल्मों को कंट्रोवर्सी में लाना दीपिका का ये खेल होता है, ताकि फिल्में कुछ बहुत थोड़ा, चाहे वो बाजीराव मस्तान हो, चाहे पद्मावत हो, चाहे वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी लेकर के कुछ इस तरह से हिंदू मुसलमान हिंदुत्व करके लेकर आती हैं और कुछ कमा के चली जाती हैं। शायद इस बार भी यही कोशिश है। अब देखिए फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड क्या कहता है, क्या है उसके गाइडलाइंस। 1952 में जब इसका गठन हुआ तो फिल्मों को, ये बहुत पुराना है, इसमें अमेंडमेंट भी होनी चाहिए, कुछ कॉन्क्रीट भी इसको करना चाहिए, मेरा मानना है। उतने पुराने नियमों को अभी तक बनाए रखना, उस समय का समाज कैसा था, इस समय का समाज कैसा है, कितनी रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव होने चाहिए, लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे किस तरह की छूट मान रहे हैं, उसको देखते हुए कॉन्क्रीट गाइडलाइंस बनाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि गाइडलाइंस को बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया है, लेकिन ये जो खुलापन है, खुला छोड़ जो है वो दोनों तरफ के लिए है। अगर फिल्म मेकर इसका एडवांटेज ले सकता है तो सेंसर बोर्ड के पास भी उसी खुले हुए छोड़ के तहत कई पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के वो सेंसर बोर्ड की कैची चला सकता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए
क्या मकसद था बनाने का, गाइडलाइन क्या कहता है? ये इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ कॉन्फरेड बाय सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 58 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, 37 ऑफ 1952 and in suppression of the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, notification number क्या है, serial number 9E, dated 7 January 1978, expected as respected things done or omitted to be done before such suppression. The central government hereby directed that in sanctioning films of public exhibition, the Board of Film Certification shall be guided by the following principles. And what is the objective of this film certification? सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है इस गाइडलाइन का? पहला जो है ऑब्जेक्टिव का पॉइंट 1 जो है, द मीडियम ऑफ फिल्म रिमेन रिस्पॉन्सिबल सेंसिटिव टू द वैल्यूज, माइंड इट, to the values and standards of the society. The medium of film remains responsible and sensitive to the values. I am again emphasizing on the word values and standards of the society. कितना वैल्यू कंटेनिंग जो गाने आए हैं पठान के वो हैं, इस पर गौर करने वाली बात है। क्या वैल्यू, क्या मॉरल, क्या मैसेज इस तरह के गाने, डांस जिसमें हर बार नंगापन और डबल मीनिंग की कुछ चीज़ें आ रही हैं वो दे रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, जानना आपको ज़रूरी है कि क्या कहता है ऑब्जेक्टिव नंबर 2 क्या है इस फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिव फ्रीडम आर नॉट अनड्यूली कर्ब्ड। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, क्या इस गाने में जो डांस दिखाया गया है उसमें कहीं भी आपको आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है? एंड क्रिएटिव फ्रीडम, इसमें क्या क्रिएटिविटी है, क्या आपको नज़र आ रहा है? मुझे नहीं नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इतना डिस्ट्रक्टिव है कि मेरे बच्चे, मेरी 2 बेटियां हैं, अगर वो देखने जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो अगर उसको फॉलो करती हैं, उसको रोल मॉडल मानती हैं, इस तरह के कपड़े पहनती हैं, तो ये मेरे घर की संस्कृति, मेरे समाज की संस्कृति, मेरे देश की संस्कृति के लिए बहुत ही घातक होगा। मुझे अपने बच्चों को किस तरह का ड्रेसिंग सेंस देना है? अगर फिल्मों के जरिए ये रोल मॉडल बनने वाले हीरो हीरोइन जो हमारे पैसे पे पब्लिसिटी और पैसा कमाते हैं वो इस तरह का मैसेज देंगे तो ये कतई गंवारा नहीं है। तो पॉइंट नंबर, जो ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है वो ये है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। मैं ये पूछती हूँ कि जब ये गाना सेंसर बोर्ड के सामने आया होगा, जो टीम होगी वहाँ पे, जो भी मेंबर्स होंगे वहाँ पे, उन्होंने इसको क्यों नहीं ध्यान में रखा? वैल्यूज में क्या वैल्यूज ये हमारे समाज को दे रहा था, इसको क्यों नहीं देखा गया? इस लूप होल्स मानते हुए उसको क्यों क्लियर किया गया? दूसरा, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, इसको कहाँ नजर आया? क्रिएटिव फ्रीडम, इसमें कहाँ, इसमें क्या क्रिएटिविटी थी, उनको कहाँ नजर आया? इसको क्यों नहीं ध्यान में रखा गया? ये सारी बातें जो हैं उस बोर्ड ऑफ मेंबर जो है उनको भी समझने की ज़रूरत है कि समाज में आने से पहले ही ये गाने अब पब्लिक फोरम पे आ चुके हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये पब्लिसिटी नंगापन दिखा के गेन कर रहे हैं, रेस को खराब कर रहे हैं, संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं, और इस संस्कृति को धूमिल करने में वो कतर जैसे देश को भी शामिल कर रहे हैं। वहाँ की मंशा जो है, अगर जरा सा भी भारत को नीचा दिखाने वाली जो मंशा उनकी है, जैसे जाकिर नाइक को उन्होंने बुलाया, तो कहीं ना कहीं उसको, उस ईगो मसाजिंग को फुलफिल करने के लिए शाहरुख और ये पूरी टीम जो है दीपिका पादुकोण की वहाँ पहुँच गई और भारत की सरकार कुछ नहीं कर पाई। फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड भी बस चुप्पे साधे बैठा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 जो है, सर्टिफिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल
टू सोशल चेंजेस। हम क्या इस तरह के सोशल चेंजेस चाहते हैं? ये जानने समझने की जरूरत है। द मीडियम ऑफ फिल्म प्रोवाइड्स क्लीन एंड हेल्दी इंटरटेनमेंट। क्या ये क्लीन और हेल्दी इंटरटेनमेंट है? सवाल है ये सर्टिफिकेशन बोर्ड से। मेरा सवाल है, एज फार एज पॉसिबल द फिल्म ऑफ एस्थेटिक्स वैल्यू एंड सिनेमेटिकली of a good standard. Is it a good standard film? Is it? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको जवाब देना है, आपको तय करना है कि ये सारे नियम हैं, इन नियमों का पालन होना चाहिए। इस नियम की आड़ में कि मुझे फ्रीडम मिलना चाहिए मेरे क्रिएटिविटी के लिए, तो क्रिएटिविटी कैसी होनी चाहिए दर्शक तय करेगा, या कलाकार अपनी मोनोपोली चलाते हुए नंगापन को लाके क्रिएटिविटी के नाम पे वो स्क्रीन पे लाता है और हम उसे बर्दाश्त करते रहें। मैं एक व्यूअर हूँ, मुझे यह नंगापन नहीं चाहिए, मुझे समाज के लिए नहीं चाहिए। क्या आपको अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए ऐसे नंगापन वाला, ऐसे नंगे, क्या हम वेस्टर्न कल्चर के लिए ये, या यूरोप के लिए, या अमेरिका के लिए, लंदन के लिए ये फिल्म बना रहे हैं? शाहरुख खान ये भारत के दर्शक के लिए बना रहे हैं। अगर भारत के दर्शक के लिए बना रहे हैं तो भारत का पहनावा क्या है, भारत किस तरह की संस्कृति में बिलीव करता है? कौन कहता है कि एजेंट जो है वो रॉ एजेंट जब वहाँ जाता है तो वहाँ पे हीरोइन जो है वो नंगे तरीके से आएगी, तभी रॉ एजेंट जो है वो एजेंट के रूप में अच्छा से काम कर पाएगा, अच्छी तरह से वहाँ टिक पाएगा? किसने ऐसा कहा? अगर वो फिल्म के माध्यम से ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो कितना जस्टिफाइड है ये? और क्या स्पेन की पुलिस कर्मी इसी तरह के कपड़े पहनती हैं? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी इस फिल्म में दिखाया गया है, क्योंकि फिल्म की शूट जो है अफगानिस्तान, टर्की, ऐसे कई देशों में हुआ है जिनसे हम इत्तेफाक नहीं रखते, और वहाँ पे फॉरेन लैंड होने के नाते हम ये शूट किए हैं, इसलिए वहाँ पे ऐसा ही चलता है, इसको जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन आप कितनी भी, बहुत सारी, आप पॉर्न फिल्मों को छोड़ दें या उस तरह की वल्गर फिल्मों को छोड़ दें, तो जो सोशल फिल्में बनती हैं, जो इंटेलिजेंट एजेंसीज व्यूड फिल्में फॉरेन की भी बनती हैं, क्या उसमें हीरोइन को आपने इस तरह के नंगे कपड़े पहने हुए देखे? मैंने नहीं देखे, जरूर आप देखिए। अब देखिए, इसको आगे जो बताया गया है, ये पॉइंट नंबर 2 है। इन परस्यूशन ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव द CBFC शैल इंश्योर दैट। अब इसके कुछ पॉइंट्स, नंबर पूरे पॉइंट नहीं पढ़ूंगी, अब मैं पॉइंट नंबर 6 से पढ़ना शुरू करती हूँ। सीन टेंडिंग टू इनकरेज, जस्टिफाई और ग्लैमराइज ड्रग एडिक्शन आर नॉट शोन, ये कहा गया है। वैसे ही ये भी कहा गया है, human sensibilities are not offended by vulgarity, mind it। human, ये पॉइंट नंबर 7 है, ये इंश्योर करना है CBFC को that human sensibilities are not offended by vulgarity, obscenity और depravity। इस पूरे गाने में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। Such dual meaning words or obviously cater to baser instinct are not allowed. Such kind of scenes are not allowed. ये सारी सीन आपको इस गाने में, बेशर्म गाने में दिखाई दे रही हैं। Scene degrading or degrading women in any manner are not presented. दीपिका के ये कपड़े भारत की हर महिला को डिग्रेड कर रहा है, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, सर्टेनली कह रही हूँ। और ऐसे में इन कपड़ों के साथ दीपिका को नहीं आना चाहिए था। लेकिन शाहरुख खान की एरोगेंसी देखिए, शाहरुख खान और दीपिका की एरोगेंसी देखिए कि भारत की जमी पे, भारत के दर्शकों के लिए वो नग्नता लेकर आते हैं, और कतर जो कि जाकिर नाइक का हिमायती है, उस देश में जब जाते हैं तो दीपिका ऊपर से नीचे तक ढकी हुई नजर आती है। शाहरुख खान की एरोगेंसी देखिए कि वो बता रहे हैं कि लो, हवा का दबाव भारी होने वाला है, वो कटाक्ष मार रहे हैं।
शाहरुख खान की एरोगेंसी देखिए कि अपने आप को जिंदा बताते हुए लोगों पे वो तीक्ष्ण प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहरुख खान जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप, हम और हम सभी जिंदा हैं, लेकिन इस फिल्म पे चुप्पी रखकर कहीं ना कहीं ये हम बता रहे हैं कि हमारे ज़मीर मरे हुए। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का हमारा आपका ये सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन पठान, कलर बेस्ड नहीं बोल रही हूँ, जिस तरह से पठान के नाम पर भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है ऐसी फिल्मों के माध्यम से, ऐसे रोल लाके, उसके बाद वो कलाकार जो इस देश की बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक भी जनता के, इस देश के दर्शकों के पैसों से, क्या मुस्लिम समाज इस तरह की नग्नता को बर्दाश्त करेगा? सिर्फ पठान के नाम पर अपनी बेटियों को वो इस तरह से न्यूडिटी के लिए इनकरेज कर सकते हैं? नहीं करेंगे। भारत के मुस्लिम नहीं करते हैं। भारत की अपनी शालीनता है, इसकी अपने संस्कार हैं, अपनी सभ्यता है। वो चाहे यहाँ के हिंदू हो या मुसलमान, वो उसी के साथ रहना चाहते। यही वजह है कि मामला NHRC में लेकर के मुस्लिम समुदाय भी पहुंचा कि कहीं ना कहीं ये इस्लाम में इस तरह की नग्नता को दिखाकर उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में भारत के पैसे से, भारत के दर्शकों के पैसे से आप पब्लिसिटी और पैसा दोनों बटोरें और उनके संवेदनाओं का ख्याल, उनके मान सम्मान का ख्याल, उनके संस्कृति और सभ्यता का ख्याल रखे बिना आप इस तरह के एरोगेंसी शो करें, अपना ईगो मैसाजिंग करें, ये मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता बर्दाश्त कर पाएगी। पठान वैसे भी स्टोरी विहीन एक सिनेमा थी, लेकिन जिस तरह से आप अश्लीलता परोसते हुए इसको पब्लिसिटी दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं और इस फिल्म को फ्लॉप करवाने में आप अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। इस फिल्म पर अपने कमेंट जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।